सही, ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है? अरे कैसे हो? तो ऐसे क्या होता है? क्या हुआ, ऐसे इतने ऐसे मायूस से क्यों लग रहे हो? सोए नहीं क्या रात भर? है? हाँ सोहेल, क्या हुआ, सोया नहीं क्या रात भर? सोया नहीं था? सोया था क्या? तो फिर ऐसे कैसे हो रखा है? ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाँ बालिका हूँ, ठीक ठाक, सही हो? हाँ ठीक हो? हाँ बिटिया, क्या नाम है? रितु सैनी, कैसे हो बेटा? चलो कोई बात नहीं। कैसा रहा एक्सपीरियंस नीट का? क्यों? बहुत गंदा? क्यों, मुर्गा बनाया था क्या वहां पे ले जाके? है? अरे मुर्गा बनाया था क्या? लगता तो ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। चलो तो कार्यक्रम शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत एक नए दिन के साथ, है ना? करेंगे नई शुरुआत। देखो एक चीज है ना, हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने अगर मेहनत की, ठीक है, और आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, इसके दो ही मतलब निकलते हैं। या तो अपनी मेहनत में थोड़ी सी कहीं गलती रह गई, कमी रह गई, और दूसरा कि जो जिम्मेदारी आपको मिलने वाली थी उसके लिए आप अभी प्रिपेयर नहीं थे। दो ही चीजें होती हैं। अपने को लगता है कि अपन प्रिपेयर थे, ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन का क्राइटेरिया होता है वो डिसाइड करता है कि आप प्रिपेयर हो या नहीं हो। सीधा सा फंडा होता है, ठीक है। क्या आप साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली भाई फिजिकली तो कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे, साइकोलॉजिकली और मेंटली इतने फिट हो गया कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो वो प्रोफेशन आपको एडॉप्ट कर ले? सीधा सा खेल होता है। मान लो तुम्हें यार, भाई एक चीज सोच के देखो कि आपको ले जाके है ना ऑपरेशन थिएटर में घुसा दे, ठीक है, और आपको बोले कि चल आजा ऑपरेशन करते हैं, तुम वहां देखते ही उल्टी कर दो, बेहोश हो जाओ। हो सकता है आप वो प्रेशर झेल ना पाओ, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो आई एम फाइन सर, बहुत बढ़िया बिटिया। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार मैंने इतना किया था फिर भी नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे मास्टर ये बातें कहना बहुत आसान होता है, जिस पे बीतती है वही जानता है, नहीं क्या? लेकिन ये भी मान के चलो कि जो लोग तुम्हें बता रहे हैं वो पहले ये चीजें झेल चुके होंगे। तुमने तो एक आध बार झेली होगी, उन्होंने तो बहुत बार झेल के यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो बहुत सिंपल फंडा होता है। तो बिल्कुल भी ऐसे सोचना ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हो गया जो होना था, ठीक है। अभी क्या है, एक नई शुरुआत है, एक नया दिन है, और उसी के हिसाब से क्या करो, खुद को डेवलप करो। बस ये है कि देखो एक चीज है कि आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता भी है और बहुत कुछ नहीं भी आता है, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। सब कुछ तो किसी को आता भी नहीं, ठीक है। बहुत कुछ चीजें आपको पता है, पहले से पता है, ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको उन चीजों पे काम करना है जो चीजें आपकी वीक रह चुकी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट वाइज ले लो या मेंटल स्ट्रेस वाइज ले लो या फिर आपकी साइकोलॉजी को लेके ले लो, है ना। तो वो सब चीजें आपको क्या करनी है, हैंडल करनी है, और तुम्हें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा गेन नहीं करना है। जो कमियां है ना उनको हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत कुछ गेन करो, नया कुछ बहुत ज्यादा गेन करो, नया बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत ही कर पाओगे, लेकिन जो कमियां है ना उनको हटा दो। तो नेगेटिव हटता जाएगा तो पॉजिटिव का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो एकदम से है ना, जो पुरानी बातें, जो पुराने ख्याल है उनको माइंड से क्लियर करो, और जो है वो एकदम से फ्रेश माइंड के साथ जो है वो स्टार्ट करो, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो, सारी चीजें हो, ठीक है, लेकिन उनको ही ओवरकम करके आगे निकल पाओगे। वो पढ़ते हो ना तुम लोग, एक रिएक्शन आती है यार उसमें, फिजिकल में कॉन्सेप्ट आता है, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है ना। रिएक्टेंट बड़ी मेहनत करके है ना एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस ओवर करना जाता है, बड़ी मेहनत करता है, नहीं करता क्या भाई? रिएक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोलिजन भी होता है, उनके बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है, मतलब वो अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन करता है, और फिर भी बहुत बार वो जो
एक्टिवेशन एनर्जी है उसके लेवल को क्रॉसओवर नहीं कर पाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। नहीं होता क्या? ऐसा होता है क्या? मैक्सिमम टाइम होता है ऐसा। इधर आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ आराम से। क्या नाम आपका? हरीश, ठीक है। तो वही चीज आपके साथ है, अभी आपके अंदर इतनी एनर्जी आई नहीं है कि आप उस बैरियर को क्रॉस कर पाओ। बात समझ में आ गई? ठीक है, बस आपको यही देखना है कि आप अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कितना बढ़ा सकते हो। नहीं होता क्या कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर भी तुम्हारी एनर्जी है या उससे ज्यादा है तो ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर उससे तुम 1% या 0.1% भी कम रह गए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। सीधा सा फंडा है, यही लाइफ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात पहले बढ़ गई, समझ गए ना? बस यही चीज है ना, बस मेंटली स्ट्रोंग रहोगे ना तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, फिर कभी तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, है ना। आज तो तुम कह दोगे मास्टर सुबह सुबह ज्ञान पेल दिया, वैसे ही हम परेशान हो रखे हैं। चलो तो अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करें एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दूं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दूं। अब तुम लोग सोचोगे यार बेसिक पढ़ाओगे, चलो तो तुम एक छोटा सा तुम्हारा एक हल्का सा टेस्ट हो जाए, है ना। ठीक है, चलो जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है, ध्यान से सुनना। वैसे ये कोई टॉपिक नहीं है, आपको कहीं भी एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप कहते हो कि यार ये सर ये क्वेश्चन हमें आता था फिर भी हमारा गलत हो गया। वो गलत क्यों होता है पता है? इनऑर्गेनिक में बहुत बार होता है कि यार ये तो हमारा देखा हुआ था, ये तो हमने किया हुआ था, फिर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हमें उसका जो बेसिक पॉइंट है ना वो नहीं पता, ठीक है। वो बेसिक बातें जो है वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। आज के 2 या 3 साल पहले की, 3 नहीं 2 साल तो कोरोना में निकल गया, है ना। लगभग 4 साल की बात हो गई, है ना। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उस टाइम जो था मैं बंसल क्लास में था, तो और हमारा जो टॉपर बच्चा था जिसकी ऑल इंडिया रैंक उस टाइम में 89 या 91 के आसपास आई थी जेई एडवांस में, है ना। उस बच्चे का वो क्वेश्चन गलत था, उसने वो बातें बोली थी, है ना। तो वो क्वेश्चन मैं तुम्हें बोर्ड पे बताता हूँ, वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है और तुम खुद देखोगे कि यार वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन क्या था। तुम कहते हो ना कि बेसिक क्या होता है ना, वही चीज है। मैं 3-4 नाम लिख रहा हूं, आप लोग उन पे अपने व्यू देना। वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, 4 नाम लिखे हुए हैं। क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और लैटिस। एक एक्स्ट्रा वर्ड मैं अपनी तरफ से ऐड यहां पर कर देता हूं, एलिमेंट। एलिमेंट भी था उसमें, एटम नहीं था, एलिमेंट था, है ना। ये टोटल 5 टर्म यहाँ पे लिखे हैं। आप अपने व्यू बता दो इन पे, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, फिर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन था, एलिमेंट प्योर फॉर्म होता है। चलो स्टार्ट एटम से कर लेते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो एटम के बिना तो कहाँ जाओगे। हाँ, एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम? हाँ बेटा, अरे बोल 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 बोल, सही बोल रही है। अरे बिटिया बोल तो सही। नहीं मैं नहीं बोला। हाँ एटम, मैंने क्या बोला, जो कमियां हैं वो हटानी है, शर्म नहीं करनी है। तुम्हें बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, तुमसे मैं कह दूं कि एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर बता दो, तुम हाइब्रिडेशन बता दो, बॉन्ड एंगल के ऑर्डर बता दो, पी ब्लॉक का ये रिएक्शन कर दो, कोऑर्डिनेशन का ये ऑर्डर बता दो, तुम फटाफट बता दोगे। लेकिन उसी पे मैं ना एकदम नीचे चला जाऊं, एकदम बेस की बात कर लूं ना, तुम वहां फैल जाओगे। और क्वेश्चन तुम देखो वही थे इस साल, पिछले साल भी वही क्वेश्चन थे, इस साल भी वही क्वेश्चन थे, ठीक है। तुमने कोचिंग्स के आंसर की भी देखे होंगे, उनमें भी वही प्रॉब्लम थी। अब बोलो एटम क्या है? अरे बोलो यार, शर्माओ मत। बोला यार मास्टर ऐसी बातें पूछता है, बावड़ा हो रखा है क्या? हमारे नंबर 500 के आसपास, 600 के आसपास पहुंचे हुए हैं हम लोग, हमसे ऐसी बातें करते हो? यही नहीं आता तुम लोगों को। बोलो एटम। हाँ बिटिया रितु, एटम डेफिनेशन लिखियो देखें। हाँ, एटम क्या है? वाओ, बहुत बढ़िया। चलो एक बात बोलिए, इन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ होता है क्या? होता है। आप लोगों ने न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे कुछ सुने होंगे, तो फ्यूजन की बात तो करने का मतलब नहीं, न्यूक्लियर फिशन एटम बम सुना होगा, है ना। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे डाला था, तो उसमें क्या होता है,
आप लोगों के पास एक एटम है, उस पर आप हाई स्पीड न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हो, तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर रहे हो मतलब न्यूट्रॉन तो आप अलग से ला पा रहे हो, न्यूट्रॉन तो आप अलग से ला पा रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज वगैरह सब बताते हो, आप प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, सब तक सब चीजें बताते हो। तो क्या वो बिना उनको पार्टिकल्स को सेपरेट किया आपने बता दिया? ऐसा थोड़ी है कि तुम मतलब वो लेके बैठे थे, जो किराने शॉप पे लेके बैठते हैं तुल्ला, वो लेके बैठे थे कि ये लो तो लो कितना आ रहा है, ऐसा तो नहीं था ना। एटम चलो कोई बात नहीं। एलिमेंट, थोड़ी सी हिंट दे दूं मैं एलिमेंट की। पीरियोडिक टेबल में तुम क्या पढ़ते हो? टेबल में क्या लिखते हो? एलिमेंट लिखते हो। अब बोलो एलिमेंट क्या है? जो क्या क्या क्या? अरे बेटा यार तो पूरी बात बोला कर। अरे सीखना है, जब तक बोलोगे नहीं ना नहीं सीखोगे। ये कोई तुम्हें ना मतलब वो नहीं है, बेइज्जत करने का सवाल नहीं है। ये जेई एडवांस्ड का सवाल है जो इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन में आता है, यूपीएससी के बाद सेकंड एग्जाम है ये, और वर्ल्ड के टॉप एग्जाम में ये इंक्लूड होता है। वर्ल्ड की 4 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ने आईआईटी जेई का पेपर देखा और बोला कि ये पेपर करने के लिए हमें 3 घंटे नहीं 5 घंटे चाहिए। इंडिया मतलब वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज के पेपर ने, तो बच्चा इस पेपर को 3 घंटे में कैसे करता होगा वो बच्चा ही जाने। समझ रहे हो? तो वहां ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मजाक तो नहीं था। अगर मजाक होता तो वो क्वेश्चन ही नहीं डालते। बोलो अब एलिमेंट फ्री फॉर्म में जो पाया जाता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे CO2 फ्री फॉर्म में मिलता है, नहीं H2O फ्री फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 फ्री फॉर्म में मिलता है, SO2 SO3 ओजोन सब फ्री फॉर्म में मिलते हैं, हैं? चलो कोई बात नहीं। मॉलिक्यूल मैं बताऊंगा ना, तुम बोलो अरे यार ये बात थी। मॉलिक्यूल मैं देखो, आप लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा, आप लोगों को सिखाया जाएगा। पढ़ तुम चुके हो, सीखना बाकी है। बोलो। चलो मैं बोर्ड पे 2 एग्जांपल लिख रहा हूं। अच्छा ये बताओ O2 क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है। मॉलिक्यूल पक्का? चलो CO2 क्या है? कंपाउंड। चलो बहुत बढ़िया। H2O गैस, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा, H2O गैस आराम से बोलो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जो बातें सिखाऊं वो सीख जाना, गारंटी देता हूं क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एनसीईआरटी तुम इतना इजी वे में पढ़ के जाओगे कि बोलोगे यार इतना सिंपल होता है। मॉलिक्यूल है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। बच्चे ने लिखा है मॉलिक्यूल कंपाउंड, बहुत बढ़िया। विच कैन नॉट बी कट और डिवीजन। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं एक और लिखता हूं NaCl, कंपाउंड है। चलो बहुत बढ़िया। कंपाउंड का डेफिनेशन मतलब कहते हैं किसको कंपाउंड? तुम लोगों ने बताया कि मॉलिक्यूल, इसको कंपाउंड, इसको कंपाउंड और इसको कंपाउंड। कंपाउंड का और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन चलो कोई बात नहीं। लैटिस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कंपाउंड, बहुत बढ़िया बिटिया। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, जनता अभी पहचान जाएगी सब कुछ। लैटिस। चलो कोई बात नहीं। अब सुनो बात को और ध्यान से समझना, मैं जो वर्ड बोलूं उन वर्ड को पकड़ना और तुम अपने आप जवाब देना स्टार्ट कर दोगे। तुम देखोगे कि यार वो शब्द तुमने पहले सारे सुने हुए हैं कि वाकई में ये था क्या, है ना। एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो फंडामेंटल पार्टिकल में। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। आपने बिटिया जो डेफिनेशन बोली थी, आप लोग जो बोल रहे थे वो डेफिनेशन किसका था? वो डेफिनेशन था डाल्टन का। डाल्टन ने ये बताया था कि सर एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते आप लोग।
ये डोल्टन ने बोला था। उसने बोला था कि एटम जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब आगे फर्दर स्टडी जो हुई तो लोगों ने क्या बोला कि नहीं सर, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। याद होगा, तुम बोलते हो कि यार ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, इधर एक्सेप्ट हो गया, वो सारी चीजें होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो डिविजिबल होती है, उसको फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है। चलो एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सेम टाइप एटम्स जो हैं, बात को समझना जो मैं बोल रहा हूं, सेम टाइप एटम्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एलिमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप एटम्स, वो क्या होता है, एलिमेंट। बोर्ड पे एग्जांपल देखो, लिखा है O2। O2 में क्या सेम टाइप के एलिमेंट एटम है क्या, यस सर। O2 क्या है, एक एलिमेंट है। O2 क्या है, एलिमेंट है। अब तुम बोलोगे यार बावली बात हो रही है, तो H2 क्या है, एलिमेंट है। सर O3 क्या है, एलिमेंट है। S8 क्या है, एलिमेंट है। P4 क्या है, एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट है। बात पल्ले पड़ गई। बोले हम तो आज तक O2 को मॉलिक्यूल पढ़ते आए थे, तो एलिमेंट कैसे हुआ, अभी आ जाएगा, रुको। बात करते हैं मॉलिक्यूल की। डेफिनेशन लिखा दूंगा, सारे एग्जांपल लिखाऊंगा, बेटा टेंशन मत लो, है ना, बता दूं पहले। मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है। अच्छा आप लोग ये नहीं कहते क्या O2 मॉलिक्यूल, कहते हो ना, तुम लोग ये भी तो बोलते हो ना H2O मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है वो भी सुन लो। मॉलिक्यूल होता है टू और मोर देन टू सेम और डिफरेंट एटम्स, ध्यान से सुन लेना, टू और मोर देन टू सेम और डिफरेंट एटम का जो कॉम्बिनेशन है, उसके लिए टर्म आता है मॉलिक्यूल। बट वो मॉलिक्यूल कब है, जब उसका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। क्या होता है, फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है, वो इंडिविजुअली क्या करता हो, एग्जिस्टेंस शो करता हो, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। सेम और डिफरेंट टाइप के एटम्स, टू और मोर देन टू। आ जाओ भाई, अब आ जाओ। O2 क्या है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर रहा है। दो एटम है, सेम टाइप के हैं, और O2 का क्या एग्जिस्टेंस होता है क्या, यस सर, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका पॉसिबल होता है। ओजोन क्या सेम टाइप एटम है, बिल्कुल है। टू और मोर देन टू का केस है, बिल्कुल है। क्या इसका इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या, होता है। ये सारे एलिमेंट भी हैं और मॉलिक्यूल भी हैं, इनको बोला जाता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल। शायद ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, ये वर्ड सुना। चलो आगे बढ़ते हैं। CO2 सेम और डिफरेंट टाइप के एटम हो सकते हैं, टू और मोर देन टू हो सकते हैं, करेक्ट है, अरे हाँ या ना। क्या CO2 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या, CO2 मॉलिक्यूल मिलता है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल भी बोलेंगे और कंपाउंड भी बोलेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलेंगे इसको। क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बात आती है लैटिस की। लैटिस क्या होता है, सॉरी पहले बच गया कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, सुन लो, टू और मोर देन टू ओनली डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब या एटम जब कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का। वापिस सुन लेना, टू और मोर देन टू ओनली डिफरेंट टाइप के एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। बात पल्ले पड़ गई। अब बात ये आती है कि कंपाउंड जो होता है ना, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। बात पहले पड़ गई। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना मस्ट है, बट ये हो भी सकता है और नहीं, मे और मे नॉट, दोनों कंडीशन यहां पर क्या है, पॉसिबल है। अब आ जाओ, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल भी है कंपाउंड भी है। H2O मॉलिक्यूल भी है कंपाउंड भी है। NaCl, NaCl क्या है, मॉलिक्यूल नहीं है, ये कंपाउंड है। अब आ जाओ किस पे, लैटिस। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद भी होगा अभी तक, है ना, रिसेंटली एग्जाम दिया है। कंपाउंड लैटिस, वहां पे एक वर्ड आता है क्रिस्टल लैटिस, आता है क्या। लैटिस का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास है ना एक बेसिक यूनिट होता है, उस बेसिक यूनिट का 3D में यूनिफॉर्मली एक्सपेंशन होता है, उसको वर्ड क्या देते हैं, लैटिस। जैसे आप लोगों ने ना वो देखा होगा, रूबिक्स क्यूब देखा है क्या, रूबिक्स क्यूब जानते हो ना, वो एक क्यूब आता है जिसमें अलग अलग कलर आते हैं, जिसको तुम सेटल करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, रूबिक्स क्यूब। उसमें आपने देखा होगा एक बड़ा क्यूब है और वो छोटे छोटे क्यूब से क्या हुआ है, बना हुआ है। उसमें एक छोटा क्यूब ले लो, वो क्या है तुम्हारा, यूनिट। उस यूनिट का क्या हो रहा है, 3D में यूनिफॉर्म मैनर में एक्सपेंशन हो रहा है।
उसके लिए वर्ड क्या आता है? लैटिस। बात क्लियर होगी? सिंपल है। अब आ जाओ, NaCl ये क्या होता है? आयोनिक लैटिस, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अरे मिलता कि नहीं मिलता? सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं बच्चा, SiO2। बोलो SiO2 के लिए आप क्या बोलोगे? ये क्या है? सबसे पहले तो आ जाओ, क्या एटम है? नहीं है। एलिमेंट है? नहीं है। मॉलिक्यूल तो अपन कहते हैं कि मे बी। कंपाउंड तो अपन कह रहे हैं कि श्योर। अब आती है बात लैटिस की। SiO2 जो होता है वो एक 3D नेटवर्क सॉलिड होता है, और जो 3D नेटवर्क सॉलिड बन गया वो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। तो ये क्या है? लैटिस कंपाउंड है। बात पल्ले पड़ गई? अरे है कि नहीं है? एकदम सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल बातें हैं। ये क्वेश्चन आया था, उसमें ना 8 से 10 एग्जाम्पल थे, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था क्या? एलिमेंट। क्या आइडेंटिफाई करना था? एलिमेंट। बात पल्ले पड़ गई? सिंपल क्वेश्चन था। अरे है कि नहीं है? लेकिन उस सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए था? थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था। तो चलो फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला लिखो एलिमेंट। एलिमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप एटम्स। पहला पॉइंट लिखो एलिमेंट, और एलिमेंट में लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप एटम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप एटम्स। इज दैट क्लियर? सिंपल। चलो सेकेंड इज मॉलिक्यूल। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, combination of two or more than two, comma same or different type atoms. Combination of two or more than two, comma same or different type atoms having independent existence. Having independent existence. Having independent existence. बात पल्ले पड़ गई? ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाउंड। नेक्स्ट इज कंपाउंड। इसमें लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स एटम, डिफरेंट टाइप एटम्स। क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस may or may not possible. Independent existence may or may not possible. Lattice में लिखो expansion of a unit in 3D in uniform manner. In 3D, in uniform manner. बात पहले बढ़ गई? सिंपल है ये, है ना सर, एकदम बेसिक बातें, एकदम से बेसिक है ना, जैसे 9th 10th में ये बातें आती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग की कौन कौन सा एग्जाम्पल किसको सेट करेगा। ध्यान से सुनना और बात को समझना। आप लोग जो है यहाँ पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन इनका ले सकते हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा किसकी? एलिमेंट की। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? एलिमेंट की। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं कि सर आपको कहा जाए कि आपके पास जो है वो मिलता है क्या, तो अपन एग्जांपल ले लें। चलो एलिमेंट को थोड़ा सा घुमा देते हैं, बाद में लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं P4, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं O2, एग्जांपल दे दूं O3 और एग्जांपल दे दूं S8। बात क्लियर होगी? इन सब को आप लोग क्या बोल के चलोगे? एलिमेंट। सही बात है। चलो अगली बात सुनना। मैं यहां पे लिख दूं बेटा आयरन सॉलिड, यहां पे मैं लिख दूं सोडियम सॉलिड। बात पल्ले पड़ गई? जैसे मैं यहां पे लिख दूं कार्बन डायमंड। हाँ ये एग्जांपल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कार्बन डायमंड, ये कुछ एग्जांपल लिखे। ठीक है, आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले तो आप जो है पहले कॉलम को देखो, इनको आप क्या बोलोगे? एलिमेंट, करेक्ट है। इनको आप क्या बोलोगे?
तुम बताओ, मैंने तो डेफिनेशन बता दिया। इनको क्या बोलोगे? आयरन सॉलिड, सोडियम सॉलिड, कार्बन डायमंड, डायमंड ऑब्वियसली सॉलिड होता है, सब जानते हैं, डायमंड के बारे में सब पता है तुम्हें। इसको क्या बोलोगे? डेफिनेशन देख लो, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा दिया है। मॉलिक्यूल। चलो एक बात बताओ, हाँ आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हें जो आता है उसी से सिखा देता हूं। तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, टेबल में तुम लोग क्या लिखते हो? एलिमेंट। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास है ना ये वाला गैसियस एलिमेंट है, ये वाला लिक्विड एलिमेंट है, ये वाला सॉलिड एलिमेंट है। सही बात है क्या? आयरन सॉलिड ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप एटम्स, किसमें जाएगा? एलिमेंट में। सोडियम सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप एटम्स, किसमें जाएगा? एलिमेंट में। डायमंड की बात करते हैं मेरे बच्चे, डायमंड में क्या होता है? कार्बन होता है, एक कार्बन अनदर 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है? यूनिफॉर्म मैनर में इस टाइप से क्या होता है? कंबाइन होता है। सही है क्या? बोलो सर, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप एटम है क्या? है सर। तो ये भी क्या है? एलिमेंट है कि नहीं है? अब सुनना बात को, सुन लो पहले बेटा, एक बार बात को सुन लो, कुछ और बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं यहां पे लिख दूं HCl, जैसे मैं यहां पर लिख दूं बेंजीन, जैसे मैं यहां पे लिख दूं और क्या लिखूं? H2O गैस। ठीक है, ये बेंजीन भी क्या है? गैस है। HCl भी क्या है? ऑब्वियसली गैस ही होता है। CO2 तो जो है वो हमें पता ही होता है क्या होता है? गैस। इनको आप लोग क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। अरे इनको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। पक्का ना? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे, NaCl सॉलिड होता ही सॉलिड, जो फिजिकल स्टेट है उसी की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे बच्चे मैं यहां पे लिख दूं SiO2, इनको आप लोग क्या बोलोगे? लैटिस तक मत पहुंचो तुम, एक बार तुम एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल पर ही रुक जाओ एक बार, लैटिस मैं अपने आप सिखा दूंगा। बोलो सर, इनको क्या बोलोगे तुम? कंपाउंड। और इनको क्या बोलोगे? कंपाउंड। कंपाउंड का डेफिनेशन वापस सुन लो, क्या होता है? टू और मोर देन टू, सेम और डिफरेंट, बोथ आर एलिमेंट। बहुत बढ़िया बिटिया, क्या बोला? टू और मोर देन टू, सेम और डिफरेंट टाइप एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। बात पहले पड़ गई। क्या इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या? होता है। क्या NaCl का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? नहीं होता, वो सॉलिड फॉर्म में बहुत सारे यूनिट एक साथ लेके बैठता है। SiO2 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, बहुत सारे यूनिट एक साथ लेके बैठता है। बात पहले पड़ गई, सिंपल है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये सब के सब क्या है? कंपाउंड। ये सब के सब क्या है? कंपाउंड। तो क्या मैं इनको कंपाउंड बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? ये कॉलम भी कंपाउंड का है जिनका फ्री एग्जिस्टेंस है, ये कॉलम भी कंपाउंड का है जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बात पहले पड़ गई, सिंपल है। चलो तुम है ना इस कॉलम को रीड करो, इस कॉलम को रीड करो, क्या ये कॉलम जो है वो मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या ये कॉलम जो है वो मॉलिक्यूल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सोच लो, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है? टू और मोर देन टू, सेम और डिफरेंट टाइप एटम का कॉम्बिनेशन है जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है? पॉसिबल होता है। सही है क्या? समझ गए? चलो आ जाओ, इनकी मैं बात करता हूं, क्या ये जो है वो लैटिस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? देखो देखें, लैटिस का डेफिनेशन देखो, क्या ये लैटिस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? पकड़ में आई बात? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आ जाओ बात करता है। ये जो तुम देख रहे हो इनको बोलते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो? एलिमेंटल मॉलिक्यूल। क्लियर है पहला पॉइंट? इनको जो तुम देख रहे हो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल में भी है, ये कंपाउंड में भी है, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सॉलिड स्टेट NCERT क्लास 12 चैप्टर 1 उसमें तुम्हें एक टेबल मिलेगा, वो क्वेश्चन वहां से था, उसमें तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स पढ़ाया हुआ है, उसमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, कभी तुम गौर से देखो तो देखना उसमें क्या है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। बोलो बात क्लियर है? आ जाओ इसकी बात करते हैं। ये जो है वो एलिमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लैटिस को भी सेटिस्फाई करता है, इनको बोलते हैं एलिमेंटल लैटिस। ये जो है ये कंपाउंड को सेटिस्फाई करने के साथ लैटिस को सेटिस्फाई कर रहा है, इनको बोलते हैं लैटिस कंपाउंड।
ये सारे वर्ड तुम्हें सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं? लैटिस कंपाउंड। बोलो बात क्लियर है? सिंपल है? अरे हाँ या ना? तुम ऐसे इतने मतलब खतरनाक तरीके से क्यों देख रहे हो बे? कुछ नहीं बताया, बेसिक बात बताइए। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। लपेटो, ये था, ये सारे एग्जाम्पल थे उसमें। देखो कंपटीशन एग्जाम का मतलब यही होता है कि आप जो है वो क्या सीख पा रहे हो। पढ़ते तो सारे लोग ही हैं। इस पे है ना थोड़ा सा घर जाके मनन करना और सोचना, इस पे थोड़ा सोचोगे ना फिर तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीजें क्लियर हो जाएगी। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ये, लग रहा है ना कि यार ये ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिटिया, ऋतु क्लियर बच्चा? समझ गए? चलो एक और एग्जांपल पूछूं, बताओगे क्या? डायमंड का, डायमंड तो हो गया, ग्रेफाइट का बताओ। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? आप लोग एक वर्ड पढ़ते हो ना, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं, एक एलिमेंट के तो होते हैं। अरे एलोट्रोप किसके होते हैं? एलिमेंट के तो एलोट्रोप होते हैं, मॉलिक्यूल के एलोट्रोप थोड़ी होते हैं, कंपाउंड के थोड़ी होते हैं। किसके होते हैं? एलिमेंट के ही एलोट्रोप्स होते हैं, जिनकी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग आती हैं। सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग आती है, केमिकल आ भी सकती है और नहीं भी, दोनों कंडीशन होती है उसमें। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रोप हैं ऑक्सीजन के। बात पल्ले पड़ गई? कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, फुलरिन, ये सब क्या है? एलोट्रोप है। ये एलिमेंटल फॉर्म है सबके सब। बात पल्ले पड़ गई? सिंपल एकदम से बेसिक बात है। चलो तो सुन लो, ये तो हमने पढ़ा कि सर एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चलेगा वो क्या है? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप लोग इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, आप लोग इसमें फिजिकल के कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत पढ़ोगे। ठीक है, अब सुन लो, इसमें तुम पढ़ोगे क्या क्या, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो आप लोग पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर कभी तुम लोगों ने ना ऑब्जर्व किया हो तो उसमें है ना जब जहां एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है वहां पे एक बड़ा सा टेबल बनाया हुआ है, मतलब एक बॉक्स बना के कुछ बातें क्लोज की हुई है, और उसमें है ना 3-4 बातें लिखी हुई है। एक्साइटेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट, फिर वहां पे लिखा हुआ एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। इससे रिलेटेड 4-5 बातें लिखी हुई है। ठीक है, ये बातें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुन लो, हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है, तुम सोचोगे क्वांटम नंबर भी कोई पढ़ने की चीज है, हमें तो आता है, चलो देख लेंगे। एटम मॉलिक्यूल भी अपने को आता था, है ना? ठीक है अपन देख लेंगे कि क्या हमें वाकई में वो आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे रिलेटेड रूल्स कौन कौन से होते हैं। उसमें जो आप लोग पढ़ते हो आबो प्रिंसिपल, N+L रूल, है ना, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीजी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें अपन पढ़ेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, कैसे हम लोग एक्सचेंज एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, कैसे पेयरिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, और कैसे हम लोग उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, सेम जो मैं बोला हूं यही क्वेश्चंस आप लोगों के नीट में आ रखे हैं पहले से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और जो और बेसिक बातें हैं उन पर थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो क्या है आप लोगों का, क्वांटम नंबर। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, क्वांटम नंबर। तुम्हें मैं टॉपिक का नाम लूंगा ना, तुम्हें बड़ी ऐसे मतलब ऐसे खुद पे गिल्टी सी फील होगी, क्या पढ़ा रहा है, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो बोलोगे अरे ये तो गड़बड़ हो गई थी, है ना? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। हाँ,
देखो सर, ये तो बिल्कुल मतलब वाहियात सी बात हो जाएगी कि सर एटम है, एटम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक उसके बाहर जो है वो शेल्स होते हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये सब बातें आपको पता है। आप ये बताओ कि क्वांटम नंबर है क्या, मतलब कहते हैं किसको है क्वांटम नंबर। देखो जो भी टॉपिक पढ़ो ना, उसकी बेसिक बात पढ़ लेना, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है और वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये चीज अगर तुम्हें आ गई ना तो लेवल ऑटोमेटिक टच कर जाओगे, क्योंकि लेवल उसी से जुड़ा है। सब्जेक्ट में लेवल नहीं होता, सब्जेक्ट में बेस होता है। अगर तुम्हें बेस आता है ना, लेवल पे तुम ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। एटम मॉलिक्यूल की बात, अगर लैटिस की बात तुम्हें क्लियर हुई ना, तो तुम अब इस चीज को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम देख के बता दोगे कि ये मामला कहां से कैसे जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्वांटम नंबर कहते किसको है, बताओगे क्या? देखो अगर मैं बता के चला जाऊंगा तुम कुछ नहीं सीखोगे। तुम्हारे अंदर जो भरा पड़ा है ना, और लावा जो भरा पड़ा उसको फूट के बाहर लाओ, है ना। फटो पहले, अपने अंदर जो समेट के रखा हुआ ना उसको बाहर निकालो, तब नई चीज गेन करोगे। क्वांटम नंबर मैं लेवल पढ़ाऊंगा ही नहीं सब्जेक्ट का, लेवल ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा टॉपिक और उसका बेसिक, और लेवल तुम खुद कह दोगे कि यार लेवल तो हमें आ गया। बोलो यार, बड़ी मतलब अजीबो गरीब बात है। क्वांटम नंबर सुनो, अपन क्या कहते हैं कि देखो ध्यान से सुनना, कोई भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस फिक्स होता है, ठीक है। बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूवेबल होता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता नहीं सकते, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को यूज करते हैं, और उन नंबर को हम लोग अगर कंबाइन करके बता दें तो वो चीज क्या हो जाती है? क्वांटम नंबर। ये सेम वैसे ही है जैसे आप लोगों का एड्रेस होता है। भाई आप लोगों का एड्रेस नहीं होता क्या? जैसे आप लोगों के पास बैंक अकाउंट नंबर होता है। बैंक अकाउंट नंबर अगर आपने कभी देखा हो, या आधार नंबर देखा हो, या मोबाइल नंबर आपने अपना देखा हो, कोई भी नंबर कोई भी आप चीज देखते हो तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। कभी देखा आप लोगों ने? आप लोगों का जो बैंक अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट है क्या आप लोगों के पास? नहीं है। मोबाइल नंबर तो होगा, फोन नंबर या कुछ भी अपने पास है ना। गवर्नमेंट हमें कोई भी नंबर प्रोवाइड करती है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हमें नंबर प्रोवाइड करता है, तो उसमें आप लोग कभी देखना, उसके है ना मतलब गूगल पे उसको सर्च करके देखना, उसमें है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है कि उसमें है ना पहला एक पेयर होता है, वो बताता है कि सर ये जो कंपनी है ये क्या है। दूसरा पेयर बताता है कि वो कंपनी काम क्या क्या करती है, क्या क्या उसके बिजनेसेस हैं। और लास्ट का पेयर बताता है कि उसने कितने कस्टमर्स वहां पे ऐड कर रखे हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। कोई भी ले लो, आपने देखा होगा आपका अगर आधार नंबर होता है तो आधार नंबर है ना, पहले 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे में आते हैं। बोला हमने तो कभी देखा ही नहीं। आधार नंबर आपने देखा होगा 12-13 नंबर का होता है, उसमें है ना पेयर बना के रखता है, वो ग्रुप बना के रखता है नंबर के। वो क्या होता है? आप कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, आप कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हो। ये चीजें उसमें क्या होती है? छुपी होती है। ये हिडन इंफॉर्मेशन होती है। तो वैसे ही क्या है, अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली आपको मिलेगा कहां पर, उसको बताने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? आपके एक नंबर के ग्रुप को यूज करते हैं, जिसको क्या बोल दिया जाता है? क्वांटम नंबर। क्लियर है? अब देखो भैया, आपको सबको एक चीज पता है, क्या पता है? कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है कहां पर मिलेगा? शेल में। ये एकदम बिल्कुल बेसिक चौथी पांचवी के बच्चे की बात है। आप लोग इस सेल को फर्दर डिवाइड करते हो बच्चे किसमें? सबशेल में, ठीक है। और सबशेल में तुम क्या कहते हो कि क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो होते हैं उन ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते जाना एकदम से। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करता है, घूमता रहता है, और साथ में ये अपनी एक्सिस पे क्या करता है? स्पिन भी करता है। करता है क्या? दोनों प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपकी अर्थ करती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये क्या करता है? ये स्पिन भी करता है। आ जाओ भैया, आपके इलेक्ट्रॉन में कितने प्रॉपर्टी आ चुके हैं? अपन क्या बोलेंगे? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन का स्पिन। कितने प्रॉपर्टी आ गए? टोटल 4। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है? 4 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 4 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और इन चारों नंबर को कंबाइनली क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर। क्लियर है? अब है ना एक और चीज, अगर तुम्हें मतलब साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या बायोलॉजी कुछ भी पढ़ना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना,
आपके पास साइंस में रिजल्ट पहले होता है, ध्यान से सुनना, साइंस में रिजल्ट पहले होता है और उसको एक्सप्लेन तुम बाद में करते हो। ध्यान से सुनना, साइंस पढ़ने का तरीका, जहां तुम कहते हो ना कि यार ये ऐसे कैसे हुआ, उस चीज को समझना। मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड आपके पास पहले से अवेलेबल होता है नेचुरली, सही है क्या? अरे हाँ या ना? तुम उसको क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम बना नहीं रहे हो, तुम एक नेचर की बनाई हुई चीज को क्या कर रहे हो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो। बात पहले पड़ गई। और अगर तुम उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको बोला जाता है थियोरी। क्या बोलते हैं हम लोग? थियोरी। बात क्लियर है क्या? उसको क्या बोलते हैं? थियोरी। सही बात है क्या? जैसे तुम लोग पढ़ते हो बिग बैंग थियोरी, लेमार्क थियोरी, डार्विन थियोरी, ऐसे वर्ड पढ़ते हो ना। थियोरी का मतलब क्या होता है कि कोई नेचुरली प्रेजेंट चीज है जो बन चुकी है, तुम उसको अपने शब्दों में बता रहे हो, वो है थियोरी। और केमिस्ट्री में या मैं कह दूं साइंस में मैक्सिमम थियोरीज है। मैक्सिमम क्या है? थियोरीज है, और कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है? सिंपल है। अब आ जाओ, अब अपन क्या कहते हैं कि सर अगर वन बाय वन मैं बात करूं तो हम क्या कहते हैं कि शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए, सबशेल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी नंबर चाहिए, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी नंबर चाहिए, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो अपन क्या कहते हैं कि सर इनके लिए जो नंबर्स यूज होते हैं, शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो नंबर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? स्मॉल एन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये पता है तुम्हें। दूसरा सबशेल। आगे चल के ना सबशेल और शेल के बारे में हम ढंग से बात करेंगे थोड़ी देर बाद। सबशेल क्या होता है, क्या नहीं होता, बाद की बात है। अपन लोग क्या कहते हैं कि सबशेल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं, जिसको तुम लोग बोलते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या फिर तुम बोलते हो एंगुलर क्वांटम नंबर। ये सब एक ही नाम है। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग किसको यूज करते हो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। सही है। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग किसको यूज करते हो? तो अपन क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? ये चार चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे पढ़नी है। तो अपन क्या कह देते हैं कि सर ये क्या हो जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाता है आप लोगों का? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये क्या हो जाता है? तो अपन क्या कह देते हैं कि सर इट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हमें चर्चा करनी होती है किसकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सुनना पहले बात को, लिखने का काम तो हम 2 मिनट में कर देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सुनना। सर सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों का क्या नोटेशन देता है? स्मॉल एन। ठीक है, और ये क्या बताता है? प्रिंसिपल का मेन क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? मुखिया, मेन, वही होता है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है वो सुनना। आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? सबसे पहली चीज जो आपको बताता है, ध्यान से सुनना रे, जो वर्ड है उन वर्ड को पकड़ लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या लिखा है? विच शेल। अगर मैं इसकी हिंदी कर दूं तो क्या बन जाता है? कौन सा शेल, कौन सा शेल। समझ रहे हो? ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि कौन सा शेल है। मतलब जैसे आपसे कोई आपका एड्रेस पूछे, तो आप लोग सबसे पहले क्या बोलते हो? आप कहां से हो? तो आप बोलते हो मैं राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं पंजाब से हूं। बोलते कि नहीं बोलते? अरे ऐसे बोलते हो ना। मान लो कि तुम फॉरेन कंट्रीज चले गए, वहां पे तुमसे कोई पूछे कि कहां से हो, तुम क्या बोलते हो? हम इंडियन हैं। वो तुम्हारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इनको नहीं जानते, यूपी बिहार को नहीं जानते, वो किसको जानते हैं? इंडिया को। अब तुम इंडिया में बैठे हो तो तुमसे कोई पूछे तो तुम कहां के हो, तो तुम क्या बताते हो? अपना स्टेट बताते हो। समझ में आया ना? तो ये हमें क्या बताता है? विच शेल, कौन सा शेल है। और क्या बताता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर हाउ मेनी, ध्यान से सुन लेना, ये वाला काम का है। हाउ मेनी या नंबर ऑफ किसके? सब शेल। बात समझ में आ गई? क्या बोला कि जो पर्टिकुलर शेल तुम बात कर रहे हो उस शेल में कितने नंबर बताएगा, कौन सा, ये नहीं बताएगा। विच सब शेल नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा? हाउ मेनी, इतना ही बताएगा। बात पहले पड़ गई। मान लो कि तुम्हें कोई फॉरेन कंट्री में तुम बैठे हो, यूएस में बैठे हो, मान लो तुमसे कोई पूछे कि कहां से हो, तुम क्या बोलोगे? इंडिया से। अगर वो खुद इंडिया से है तो आगे की बात करेगा, अगर वो नहीं है तो आगे की बात नहीं करेगा। वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि इंडिया में कहां से हो। कोई तुम्हें मान लो कि यूके का आदमी मिल गया, वो तुम्हें ये थोड़ी पूछेगा कि इंडिया में कहां से हो बे तुम। पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ कोई इंडियन है वो पूछेगा, अरे भाई इंडिया में कहां से है तुम।
ये बात होती है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि आपसे ये पूछेगा कि हाउ मेनी या नंबर ऑफ सब शेल, कितने सब शेल हैं, नंबर पूछेगा। और क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, वहां पर ऑर्बिटल्स कितने हैं। और क्या पूछ सकता है, तो अपन कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान से सुन लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंफॉर्मेशन आपको देता है, इसके अलावा ये कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। बात पहले पड़ गई, मतलब टाइप ऑफ शेल, विच शेल, ये बता देगा, और नंबर इनका बता देगा, इनके बारे में इसके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बात पहले पड़ गई, आसान सी चीज है। चलो अब देखो सर, एक छोटी सी बात और सुनना। अपन क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, ध्यान से सुन लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, इसके बारे में आपको पता है, इसके जो वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं कि 1 to इनफाइनाइट, ये सबको पता है। कोई भी और एटम होता है उसमें कितने, मिनिमम कितने शेल हो सकते हैं, 1, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सिंपल है। अपन कह रहे हैं कि सर n का जो वैल्यू है उसमें एक और चीज होती है, ओनली क्या होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर 1 2 3 4 5 6 होगा, कभी भी 1.1 1.2 1.5 1.34 ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम बोलोगे यार मास्टर ये चीज जो है ये पता कैसे चली, भाई पहले से एटम है और उस एटम में ये एनर्जी लेवल है, इस बात को उसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। बात समझ में आ गई। तुम क्या पढ़ते हो, साइंस का रिट्रोग्रेसिव मेथड पढ़ते हो, पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, इवोल्यूशन में आता है, एक तो होता प्रोग्रेसिव और एक होता रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब तुम क्या कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, तुम रिजल्ट से इनिशियल पे आ रहे हो। बात पहले बढ़ गई। तो तुम जो पढ़ते हो वो क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को तुम फाइंड कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं साइंस। बात पहले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये मिलते हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि सर n जो है, ध्यान से सुन लेना, n का वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 और अप टू इनफाइनाइट तुम जा सकते हो। बात ये आती है कि सर n के जो वैल्यू जो होते हैं इनका एक डेजिग्नेशन फिक्स होता है, ठीक है। अपन क्या कहते हैं कि अगर आपके पास n इक्वल टू 1 है, मतलब आप कौन से शेल की बात कर रहे हो, के शेल। यहाँ पे ये वर्ड लिखा है विच शेल, तो उसने उसका नाम दे दिया कैपिटल लेटर में के शेल। क्लियर है। इसको क्या बोल देते हैं, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और ये क्या आ जाता है, ओ पी, और ऐसे करके तुम कहां तक जा सकते हो, इनफाइनाइट। अब कोई बच्चा बोलेगा कि अल्फाबेट इनफाइनाइट तक थोड़े होते हैं, बे कैसा बात कर रहे हो, कोई बात नहीं भैया, डैश लगा दो, फिर के डैश, एल डैश, वो खत्म हो जाए, के डबल डैश, के ट्रिपल डैश, के 4 डैश लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना कुछ होता नहीं, तो हमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं। अगली बात सुनना। एक बात बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम शेल के बारे में बता रहे हो, विच शेल, उसके साथ और क्या बता सकते हो वो भी सुन लो। अपन ने क्या बोला कि सर डेजिग्नेशन ऑफ शेल, ध्यान से सुन लेना, डेजिग्नेशन ऑफ शेल, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका औहदा क्या है, उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, वो बता सकते हो। दूसरा सुनना, तुम और क्या बता सकते हो, एनर्जी ऑफ शेल, शेल की एनर्जी बता सकते हो कि एनर्जी ज्यादा है या कम है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। दूसरा तुम क्या बता सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से तुम डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। एकदम बेसिक बात है। कैसे, तुम क्या कहते हो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल, जिसको तुम ऑर्बिट भी बोलते हो, ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आपका k l m n o सारे के सारे आते जाएंगे। जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, क्या आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो n जब इंक्रीज होता है, ध्यान से सुन लेना, n जब इंक्रीज होता है तो अपन क्या कहते हैं कि सर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वो क्या होती जाती है, तो आप लोग क्या बोलते हो, इंक्रीज हो। अगली बात सुनना, ये वर्ड लिखा है एनर्जी। हाँ भाई, न्यूक्लियस से दूर जाते हो, एनर्जी पर क्या इफेक्ट आता है, एनर्जी बढ़ती है। ये कहां से आया, कहां से पता चला कि एनर्जी बढ़ती है, बोर्स मॉडल याद है क्या,
बोर का मॉडल याद है क्या? बोर्स मॉडल जब तुम पढ़ते हो तो क्या वहां पर एनर्जी की बात चलती है, एनर्जी ऑफ ए शेल और ऑर्बिट, एनर्जी लेवल। तो अपन क्या कहते हैं कि एन का वैल्यू इंक्रीज करता है तो एनर्जी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की भी इंक्रीज करती है और आपके शेल की भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये एकदम से बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पहले से पता भी है और पता होनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत किसी को? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है। लपेट दो फटाफट से। हाँ रितु बेटा क्लियर है? जल्दी बोल बच्चे। यस सर, ओके बेटा जल्दी से छाप दो। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कुछ भी स्पेशल नहीं है। जैसे ही तुम एजीमुथल पे कदम रखोगे जो है वो ट्विस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो अपन बोलते हैं ना यार सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो गई, आते हुए भी गलत हो गया, गलत नहीं होते हैं वो हमें आता ही नहीं था, रियल में तो ये था। अब तुम्हारे पास मान लो कि तुम्हें एटम मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन दे दूं या एग्जाम में आ जाता है या आ जाए तो और तुम गलत कर आओ, तुम क्या बोलोगे? मेरे को आते हुए भी गलत हो गया। अरे नहीं भाई, आ ही नहीं रहा था। आता तो गलत तो नहीं होता। आधा अधूरा अपन सीख के आए थे, आधा अधूरा हमें आ रहा था। तो जहां जहां तुम्हारी कमियां हैं, जो भी अपने को आधे आधे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको पूरा कर लो। वो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि यार इतना इंप्रूवमेंट मेरे में आया क्यों। टीचर नहीं कर पाएगा, तुम में इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं कर पाएगा। इंप्रूवमेंट खुद ही करोगे। चले चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा जो आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस मैक्सिमम चीजें आप ही बता दोगे और आप ही बताओगे क्योंकि आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, कि होता क्या है। कन्याओं लिख दिया बेटा? लिख ले लिख ले लिख ले बेटा, जल्दी से लिख ले। नंबर 2 पर जो आएगा वो कौन सा है? तो अपन क्या बोलेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर तुम इसको नाम दे सकते हो, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर तुम इसको नाम दे सकते हो, सेकेंडरी क्वांटम नंबर तुम इसको नाम दे सकते हो, उसके बाद जो है तुम एंगुलर क्वांटम नंबर इसको नाम दे सकते हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके नेम होते हैं। अब इनमें से कोई सा भी नेम आपको दे दे, आप लोगों को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है। तुम लोगों को तो गिल्टी फिर भी कम फील हो रही होगी, है ना, कि मतलब हमें ये बातें, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती। रियल में मैक्सिमम बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, क्योंकि देखो अपनी साइकोलॉजी क्या होती है कि यार मेरे को चाहिए लेवल। लेवल आता कहां से है भाई? सब्जेक्ट का लेवल। तुम एक चीज देखो, तुम पढ़ रहे हो कक्षा 11 और कक्षा 12 का सिलेबस, सोच के देखो एग्जाम का लेवल क्या है, क्लास 11th प्लस 12th का सिलेबस, यही है ना। तुम उसमें क्या ढूंढते हो, लेवल, और बेसिक छोड़ जाते हो, जो एकदम से मॉडरेट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको छोड़ देते हो। कहां तुम कंसंट्रेट करते हो, लेवल पे। ऐसे बढ़ो, कभी भी ऊपर से ऊपर मत बढ़ो, नीचे कुछ तो होना चाहिए ना, टिकने के लिए जमीन तो चाहिए, वो चीज है, ठीक है। अब देखो सर, अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगा और आप लोग उसका जवाब दे दो,
सबसे पहले कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको देगा क्या, क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जैसा पहले वाले में देखा है वैसा ही तो होएगा, ये तो हमें पता चल गया। क्या बोलेगा कि ध्यान से सुनना, विच सब शेल, कि कौन सा सब शेल है। सही बात है। चलो दूसरी बात, अपने को क्या बोलेगा कि सर हाउ मेनी या नंबर ऑफ, क्या बोलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इसमें सब शेल में जिस पर्टिकुलर की बात करोगे ऑर्बिटल्स कितने हैं और बच्चे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इनके बारे में बात करेगा। मेरा सवाल ये है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये तुम्हें पता चल गया पहले से। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, न्यूक्लियस और ये जो बाहर स्फेरिकल सॉरी जो सर्कुलर पाथ होता है, इस सर्कुलर पाथ को बोला जाता है शेल। यही बोलते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो सर्कुलर पाथ बनते हैं, इन सर्कुलर पाथ को आप लोग क्या बोलते हो, शेल। सही बात है। एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, अगर मैं ज्यादा ही बात करूं तो ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट। ठीक है, जो आपके क्या नाम है उसका, बोर ने यूज किए थे टर्म्स, वो है। मेरा सवाल ये है सबशेल क्या है। चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, बच्चा क्या पूछा आपने, डेजिग्नेशन। बेटा डेजिग्नेशन का मतलब ये होता है कि ओहदा, मतलब उसको बोले कि उसकी पोस्ट क्या है ना, KLMN नाम से रिलेटेड होता है बेटा ये सबशेल। चलो छोड़ो इसको, ये बोलो कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि 3D में ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको बोला जाता है शेल, यानी कि ऑर्बिट, एनर्जी लेवल। मेरा सवाल ये है सबशेल क्या होता है। मेरा सवाल क्या है, सबशेल क्या होता है। अरे पढ़ाना मुश्किल थोड़ी होता है भाई, मैं तुमसे कौन से सवाल पूछ रहा हूं जो तुम्हें नहीं आते, तो तुम्हें आते हैं वो क्या पूछना। भाई तुम्हें शेल का पता है, तुम्हें ऑर्बिटल का पता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं सबशेल क्या होता है। बोला शेल में सबशेल होते हैं, और सबशेल जो है उसको बोलते हैं SPDF GHI स्मॉल लेटर्स में, और सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। मेरा सवाल ये है सबशेल क्या है। अरे कोई तुम्हें है ना बेइज्जत करना या फिर ऐसे गिल्टी फील करवाना नहीं है। मैं तुम्हें, देखो क्या मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम सीखो, और सीखोगे कब, जब तुम्हें पता होगा कि तुम गलत कहां हो। मतलब तुम्हें क्या नहीं आता ये जरूरी है पता होना। भाई तुम्हें ये पता है कि तुम्हें क्या आता है, लेकिन तुम्हें जब तक ये नहीं पता कि तुम्हें क्या नहीं आता, तो तुम उसको इंप्रूव कर पाओगे क्या। तुम गए तो पूरी प्रिपरेशन के साथ थे ना। अरे अपन जहां भी जाते हैं पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता कि यार ये क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड। मतलब क्या हुआ कि हमें यह पता करना है कि हमें क्या सीखना है। सबशेल। चलो कोई बात नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना तुम लोग, है ना, तुम्हें वहीं लेके चलता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ऐसे वर्ड आते हैं ना। ठीक है, उसमें स्पेक्ट्रम में एक वर्ड आता है, अगर तुमने कभी देखा हो तो, स्पेक्ट्रल लाइंस आते हैं क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस। और तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि वो कुछ नेम भी होते हैं उससे रिलेटेड,
लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फॉन्ड, हम्फ्री, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं ना। तुम बनाते हो लाइमन में 1, बामर में 2, ऐसे बनाते हो ना, तुम लाइन्स बनाते हुए चलते हो कि यहाँ पर इसमें इतनी लाइनें बन गई, इसमें इतनी लाइनें बन गई, इतने स्पेक्ट्रल लाइन इसमें आए, है ना। वो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, तुम ऐसे बनाते हो। कभी देखना एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रम को देखना, तुम पहले एनर्जी लेवल पे क्या बनाते हो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर तुम स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो ना। कभी तुमने ऑब्जर्व किया है क्या? ये तो है एनर्जी लेवल, और ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, सब एनर्जी लेवल। अब तुम बोलोगे यार हम तो वहां नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि तुम हाइड्रोजन पढ़ते हो वहां पे, इसलिए तुम वहां पे ये बात इतनी खुल के नहीं आती। अगले लेक्चर में ये भी आ जाएगा कि हाइड्रोजन की वजह से इफेक्ट क्यों आया ऐसा। ये जो सब एनर्जी लेवल देखते हो, इन सब एनर्जी लेवल को तुम क्या बोलते हो, सबशेल। बात पल्ले पड़ गई। हाइड्रोजन में ये सारे सब एनर्जी लेवल सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी स्पीशीज हैं उनमें क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तभी तो तुम कहते हो ना कि बोर का मॉडल ओनली फॉर हाइड्रोजन लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए सब एनर्जी लेवल होता ही नहीं, उसमें सिर्फ एक एनर्जी लेवल होता है, और उसमें जितने सब एनर्जी लेवल है उनका एनर्जी सेम होता है, सारे के सारे डीजनरेट होते हैं वहां पे। अब सुन लो, अब ना तुम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा होगा, मैं वहीं से इसको कनेक्ट कर देता हूं। एक नाम आता है टोनी स्टार्क, स्टार्क इफेक्ट। एवेंजर्स देखिएगा, हाँ, स्टार्क इफेक्ट, वही टोनी स्टार्क वाला स्टार्क है। एक और नेम आता है ज़ीमैन इफेक्ट, आता है क्या? स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? हाँ हाँ, पूरा बोलना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग। स्पेक्ट्रल लाइन क्या है? सबशेल। बात पल्ले पड़ गई, आया ना, समझ आया? कॉन्सेप्ट तो पता है ना अपने को। स्टार्क का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज़ीमैन का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब सुन लो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आते हैं? बाहर से देते हैं, एक्सटर्नल होता है, और इंटरनल भी होता है मैग्नेटिक। कैसे? सुनना, आप लोग कहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, सही है क्या? और चार्ज पार्टिकल जब मूविंग हो जाता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो दो फील्ड जनरेट करता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक और एक को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर EMW वेव्स जैसा, शायद तुमने पढ़ा होगा, वो बना के चलते हैं ना, वो फिजिक्स वाले मास्टर, है ना, याद आया कुछ? वही है सर ये। हम लोग एटम में इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं छोड़ सकते। हम यही पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लेवल पे 12th तक यही चलता है। बात पल्ले पड़ गई। तो आ जाओ, सबशेल क्या था? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या बोलते हैं? सबशेल। बात क्लियर होगी? सिंपल है क्या? सिंपल है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बात को सीखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है कि तुम कहां से कहां पहुंचोगे। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि सर स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या हो गया? स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब आप लोगों ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स पढ़े हैं, वो है। अब अपन कह रहे हैं कि उन स्पेक्ट्रल में, जो स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, एक्चुअल में वो क्या है? सब एनर्जी लेवल है। और सब एनर्जी लेवल का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सबशेल की बात कर रहे हैं। सिंपल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर आपका कोई भी सबशेल है, कोई भी एनर्जी लेवल है, उसमें जितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं, जिस भी एनर्जी लेवल में जितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं, उतने सबशेल उसमें होते हैं। बात पल्ले पड़ गई। अब मान लो कि पहले शेल में एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, एक सबशेल है। दूसरे सबशेल में 2 स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, 2 सबशेल है। थर्ड में 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, 3 सबशेल है। फोर्थ में 4 स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, 4 सबशेल है। बात पल्ले पड़ गई। आसान है, सिंपल है, कोई दुख भरी बात नहीं है। बोलो इतना क्लियर है? चलो अब अपन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने जो पूरा इतना मैथ समझाया है उससे क्या निकला कि सर एक बात बताओ कि मैंने बोला पहले में एक स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, सही है क्या?
सही है। तो अब ये बताओ कि क्या मैं ये कह दूं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं किस पे? नंबर ऑफ शेल पे। सही बात है क्या? सब शेल स्पेक्ट्रल लाइन किस पर डिपेंड कर रही है कि भैया उसका शेल नंबर क्या है। फर्स्ट में 1 बना, सेकंड में 2 बना, थर्ड में 3 बना, फोर्थ में 4 बना। ये कैसे पता चला? प्रैक्टिकल से। तो मैं ये कह दूंगा कि सर आप लोगों का एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो डिपेंड किस पे करता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल बदल दो, एजीमुथल बदल जाएगा। बात क्लियर है? तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि सर वैल्यू ऑफ एन, ध्यान से सुनना कि सर वैल्यूज ऑफ एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन। सिंपल है, ये हमने अभी देखा है कि कैसे है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि सर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन का कोई भी वैल्यू आपको गिवन है, मान लो एन है, तो आपके एल के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कहां पर आएंगे? तो वो सुन लो। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल आर कहां से कहां तक होंगे वो भी सुन लो। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एल के जो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं वो कितने होते हैं? 0 to n-1। अब तुम बोलोगे यार ऐसी मैथ्स क्यों लगा रहे हो भैया यहाँ पे? भैया सीधी बात है, अपन कह रहे हैं कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल या एक लाइन, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो आप अगर सबको 1 1 2 2 करते जाओगे तो मामला क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। तो कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया है? ये किया गया है। बात तो समझ में आ गई? एकदम सिंपल तरीके से साइंस को पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। आगे बढ़े तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर अब सुनो यार, एन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, फर्स्ट शेल होता है। तो आप क्या बोलोगे कि वहां पर एल का वैल्यू कितना आएगा? 0। एल का वैल्यू 0 है तो अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आए? 1। अरे वैल्यूज कितने आए? 1 वैल्यू। और अपन क्या कहते हैं कि एल का हर एक वैल्यू किसको बताता है? एक स्पेक्ट्रल लाइन, एक सबशेल को बताता है। बात क्लियर होगी? तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ध्यान से सुनना, each and every value of L describe a subshell। L का हर एक वैल्यू किसको बताता है? एक सबशेल को बताता है। और अपन इसके ब्रैकेट में लिख देंगे कि सर उससे एसोसिएटेड जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसको बताता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई इतनी? अब अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लो, अपन ये कहते हैं कि सर n का मिनिमम वैल्यू कितना आता है? 1। सिंपल है। तो अपन क्या कहते हैं कि इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं n और यहां पर लिख देता हूं l। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, l जो है वो आपको बताता है क्या? तो अपन ने क्या बोला? विच सबशेल। तो ध्यान से सुन लो कि उससे एसोसिएटेड सबशेल जो है वो क्या होगा और उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कौन सी होगी? स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी और सब शेल कौन सा होगा और उसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुन लेना। एक बात बताओ कि n का मिनिमम वैल्यू कितना लेके आते हो तुम? 1। तो l का इसके लिए वैल्यू क्या आएगा? 0। इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उस लाइन का नेम होता है शार्प लाइन। बात पहले पड़ गई? अगली बात सुनना, आगे का बाद में बताऊंगा। फिर n का वैल्यू 2 मतलब सेकंड शेल में घूम रहे हो, इसका मतलब l के पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगे? 0,1। और यहां पर अपन लिखेंगे कि सर ओनली इंटीग्रल वैल्यू आपको क्या करने हैं? यूज करने हैं। ओनली इंटीग्रल वैल्यूज आपको क्या करने हैं? यूज करने। तो बच्चे एक बात बता कि टोटल वैल्यूज कितने मिल गए? सही है। वो वैल्यूज कौन कौन से हैं? तो आपने कहा 0 और 1। बोलो भैया कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी? 2 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? तो आप लोग एक तो क्या बोल दोगे? शार्प। 0 के लिए कौन सी आती है? शार्प। 1 के लिए जो आएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो अपन क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल लाइन। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल लाइन। बोलो बात क्लियर है क्या? अगर मैं ये कह दूं कि n का वैल्यू तू 3 कर दे तो तेरे पास कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे? 0 1 2। 0 1 2 आया तो 0 की लाइन कौन सी होती है? शार्प। 1 की लाइन कौन सी होती है? प्रिंसिपल। और 2 की लाइन जो होती है उसका नाम क्या होता है? डिफ्यूज्ड। अब तुम्हारे सबसेल के नाम ऑटोमेटिकली निकल आएंगे यहां से। ठीक है? अगली बात सुनना, n का वैल्यू 4 हो जाए तो तुम क्या कहते हो कि क्या क्या आता है? 0 1 2 3 इतने वैल्यू मिलेंगे। निकाल के देख सकते हो पीछे से यहां से। तो अपन क्या बोलेंगे? लाइन कौन कौन सी आएगी बच्चा? शार्प आएगी।
इसकी लाइन कौन सी आएगी, प्रिंसिपल आएगी, इसकी लाइन कौन सी आएगी, तो अभी अभी हमने लिखा है डिफ्यूज्ड लाइन आएगी। कौन सी आएगी, डिफ्यूज्ड। और इसकी जो लाइन आती है वो कौन सी होती है, फंडामेंटल। नाम है लाइंस के, जैसे तुम एनर्जी लेवल वहां पे देते हो, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फोंड, हम्फ्री, वैसे ही इनके लाइन नाम है। आ जाओ, अब तुम क्या बोलोगे कि उससे रिलेटेड सबशेल जो है वो कौन सा है। आ जाओ भैया, सबशेल के नाम कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं। कौन सा सबशेल है, एस सबशेल। सर सेकंड शेल में कौन कौन सा है, एस सबशेल, और प्रिंसिपल से क्या आता है, पी सबशेल, स्मॉल लेटर में चल रहा है। ठीक है, यहां से कौन सा आता है बच्चे, एस सबशेल, पी सबशेल, और ये कौन सा सबशेल आता है, डी सबशेल। आगे आगे, कहीं बाहर से नहीं आते, यहीं से आते हैं। ये कौन सा, एस सबशेल, ये कौन सा, पी सबशेल, ये कौन सा, डी सबशेल, और ये कौन सा, एफ सबशेल। यहीं तक तुम्हारे सिलेबस में। उसके आगे के बाद में देख लेंगे कौन से होते हैं। बात क्लियर होगी, नाम कैसे आए पता चल गए, क्यों आए वो भी पता चल गया, सबशेल क्या होता है हमें वो भी पता चल गया। ठीक है, अब सुनो अगली बात। अपन क्या कहते हैं कि सर एस, पी, डी, एफ ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, आ चुके हैं, तो हम लोग इसके बारे में इनकी शेप की बात भी कर लेते हैं। हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन रहता है वो भी आ जाएगा। शेप की बात कर, एस सबशेल की जो शेप आती है कैसी आती है, तो तुम क्या बोलते हो, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, ऐसा गोला, ये न्यूक्लियस है। और स्फीयर को अगर तुम 2D में दिखाओगे तो बच्चे वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल दिखेगा। सही बात है, अरे स्फीयर को अगर तुम 2D में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल। और सर्कल को तुम 3D में एक्सपेंड कर दो तो क्या बन जाता है, स्फीयर। सिंपल है। अब आ जाओ, देखो कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है, स्फेरिकल एस सबशेल यहां से निकला है, ये यहां से निकला, अगर निकलता तो आगे सुन लो। पी की शेल शेप कैसी होती है, डम्बेल। डम्बेल होती है तो यहां से वर्ड निकलना था, फिर डी, यहां से क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, तो निकलेगा कहां से, बात पहले पड़ गई। अपन क्या कहते हैं कि सर जो डी सबशेल होता है इसकी शेप कैसी होती है, तो अपन क्या कहते हैं, डबल डम्बेल। कैसी होती है, डबल डम्बेल। डबल डम्बेल कैसे बनता है, तो तुम क्या कहते हो कि डबल डम्बेल ऐसे बनता है, यानी कि 4 लोब उसमें आ जाती हैं। ठीक है, और बचा कौन, एफ। एफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, लोटस शेप होता है। और लोटस को, लोटस जानते हो ना तुम, कमल का फूल, लोटस को क्या तुम 2D में बना सकते हो क्या, नहीं। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप। क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप। बात क्लियर है, सिंपल है, नोट करो। ये होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। वेयर इलेक्ट्रॉन लिविंग, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल में। अभी चलेंगे, अगले लेक्चर में आएगा कि इलेक्ट्रॉन भी कहां रहता है, वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें सीख ली बहुत है बेटा। एटम सिखा दिया, मॉलिक्यूल सिखा दिया, कंपाउंड सिखा दिया, देखो तुम्हें क्या क्या सिखाया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसकी भी अपन बात करेंगे, वहां पे भी आप जो है वो थोड़े से नर्वस होगे, बात करेंगे अपन उसकी भी बेटा। समझ आया, बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी बातें समझ आई होंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि ये था क्या। हमेशा अपन मार कहां खाते हैं, यहीं खाते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में आगे की बात करते हैं। ठीक है, आराम से नोट कर लो। कल के लेक्चर में अपन जो है वो मैग्नेटिक स्पिन और उनकी चर्चा करेंगे, वहां भी आप बहुत सारी बातें सीखोगे। ठीक है, कि क्या था क्या नहीं था। ओके, चलिएगा, पल्ले पड़ा गया कुछ, अरे हाँ या ना, पल्ले पड़ा। ठीक है, अभी तो ये मानो कि ये तो शुरुआत है। ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे। चलो ठीक है, मिलते हैं। और बस ऐसे है ना, शक्लें थोड़ी सी अपनी सही रखो। ठीक है, ऐसे लटकी हुई शक्लों के साथ मत बैठा करो। तुम सोचो कि अगर मैं देख रहे यार ये ऐसे होता है, देखो चलो ऐसे मैं पढ़ा के ना, तुम्हें कैसा लगेगा, गालियां निकालोगे ना, भाई क्या है भाई, है ना। तो वैसे ही मास्टर के साथ भी होता है बेटा, अगर तुम लटकी हुई शक्लों के साथ बैठोगे तो उसकी एनर्जी अपने आप डाउन हो जाएगी।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से ऐसे हंसते खेलते, ठीक है, कि नया जन्म हुआ है हमारा, पुनर्जन्म, दोबारा पैदा हुए हैं आज के दिन। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।